Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें मैंने आपको काफ़ी टॉपिक्स को पढ़ा रखा है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा रखा है और हमने बातें कर रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज हमने कुछ बातें ऑफकोर्स सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी कर रखा है, मगर हमने सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को पढ़ा अभी तक। अभी हम हार्ट को और पूरे सर्कुलेशन को, डबल सर्कुलेशन को डिटेल में देखेंगे, जहाँ से कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो चलिए स्टार्ट करा जाए। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, और साथ ही साथ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसे आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके भी देख सकते हैं, जहाँ पर कि मैंने पूरे फिजिक्स को, पूरे केमिस्ट्री को बहुत डिटेल में करवाया है, और साथ ही साथ उनके जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उनको भी मैंने डिस्कस करा है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने बातें करा था ब्लड के बारे में, और ब्लड को हमने काफ़ी डिस्कस में पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में और डबल सर्कुलेशन के बारे में बातें होगी। तो चलिए स्टार्ट करा जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हार्ट क्या है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ अ पंप ब्लड। मैं क्या करता हूँ, पहले आपको थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक हार्ट का डायग्राम बना के समझाता हूँ। रफली मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर जा करके मैं आपको थ्योरीज़ को भी पढ़ाऊंगा कि क्या होता है और कैसे हम इसे समझेंगे। तो आप जानते हैं कि हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मेसोडर्मली ओरिजिन होते हैं, और इसके मेनली 4 चेम्बर होते हैं। तो हार्ट के जो चेम्बर्स है, हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं, तो हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट। 2 एट्रियम्स होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर हार्ट के टोटल 4 चेम्बर में यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये रहा हमारे 4 चेम्बर हार्ट के, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो मैंने आपको क्या कहा कि टोटल 4 चेम्बर। तो ये दोनों जो है ऊपर वाले, इन दोनों को हम लोग कहते हैं एट्रियम, और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग वेंट्रिकल। तो ये राइट साइड में है तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि मैंने यहाँ पर एक गोला बनाया है। इस गोले में मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ज़रा पहले ठीक से बना लूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी यहाँ पर वल्व होते हैं। एक का नाम है ट्राइकस्पिड वल्व और एक का नाम है बाइकस्पिड वल्व। तो यहाँ पर इस तरह से एक 3 कस्प शेप का वल्व होगा, जिसको हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वल्व, और यहाँ पर होगा 2 कस्प शेप का वल्व होगा, जिसे हम कहेंगे बाइकस्पिड वल्व, या मैं इसे ऐसा बना देता हूँ। तो एक होगा हमारा ट्राइकस्पिड वल्व और दूसरा होगा बाइकस्पिड वल्व। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होता है ट्राइकस्पिड वल्व, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है क्या, बाइकस्पिड वल्व। यहाँ पर एक होगा हमारा वेना कावा, इसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, और इसे हम कहेंगे इन्फीरियर वेना कावा। तो ये हमारा है क्या, सुपीरियर वेना कावा। ये हमारा क्या है, इन्फीरियर वेना कावा। ये सभी बातें नोट्स में है, मैं आपको वहाँ से भी पढ़ के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ पर होता है अओर्टा। तो इसको मैं कहूँगा, इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ, इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ। ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, अओर्टा। तो ये हमारा हो गया अओर्टा। तो ये हमारा क्या हो गया, अओर्टा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अओर्टा। अब अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर आप एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए ज़रा। तो इधर में हम कहेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पल्मोनरी वेन, और इधर में मैं आपको दिखाता हूँ पल्मोनरी आर्टरीज़, जो कि यहाँ से इस तरह से ऐसे नहीं होता है, ये ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है पल्मोनरी वेन। तो मैंने क्या कहा, ये हमारा है पल्मोनरी आर्टरी और ये है हमारा पल्मोनरी वेन। ये राइट एट्रियम था, ये था राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में ये था ट्राइकस्पिड वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व, और ये है हमारा बाइकस्पिड वल्व। अब देखिए जो बातें हैं, मैंने यहाँ पर आपको रफली छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है,
डिटेल में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, तो यहाँ से आपको जानकारी मिलती जाएगी और आप इसे समझते चलिए। देखिए क्या बोला गया हार्ट के बारे में। हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है बॉडी के सभी पार्ट्स को, बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड पंप करता है। इट हैज़ 4 चेंबर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसके पास कितने चेंबर्स होंगे, इसके पास 4 चेंबर होंगे। 2 अपर चेंबर्स को बोला जाएगा एट्रिया, एक को राइट एक को लेफ्ट, और 2 लोअर चेंबर को बोला जाएगा वेंट्रिकल्स, एक को राइट एक को लेफ्ट, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ वॉल इज थिकर देन द आर्टरिया। तो चूँकि वेंट्रिकल्स को बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में ब्लड पंप करना है और इससे दूर तक ब्लड को भेजना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो दीवारें हैं उनको आप दीवारें जो होंगी वो कैसी होगी, मोटी होंगी। तो दीवारें मोटी होने के कारण यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड पूरे बॉडी को फ्लो करा जा सकता है बहुत ही ईजिली। ठीक है। और द राइट एट्रिया एंड लेफ्ट, क्या बोला गया है, राइट एंड द लेफ्ट चैम्बर सेपरेटेड बाय सेप्टम। तो क्या बोला गया है, ये जो राइट है और जो लेफ्ट है इनको सेपरेट किया जाता है एक सेप्टम से, और इसको बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं। और जो लोग आर्टरी को, एट्रियम को सेपरेट कर रहे होते हैं उनको बोला जाता है इंटर एट्रियम सेप्टम। ठीक है। अच्छा, दिस प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये सेप्टम के कारण ही ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, और कहीं ना कहीं ये दोनों ब्लड अलग अलग टाइप से फ्लो कर पाते हैं और इससे हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। एंड एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव वल्व बिटवीन द प्रिवेंट बैक फ्लो। और इनके पास क्या होता है, वल्व होता है ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वल्व और इस जगह पे होता है बाइकस्पिड वल्व, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप और यहाँ पर देखो, तो मैंने बोला था कि ये आउटा है और ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी और ये है पल्मोनरी वेन। इसको मैंने कहा था राइट एट्रियम, इसको कहा था लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट से राइट में बोला था मैंने ट्राइकस्पिड वल्व, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वल्व, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में मैंने बोला था बाइकस्पिड वल्व या फिर मिट्रल वल्व भी इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक होता है सेमी लूनार वल्व, आपको वो नहीं चाहिए, ऑर्टा के पास होता है, वो होता है सेमी लूनार वल्व। तो इस तरह से मैंने आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया। अब हम लोग बातें करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन क्या है ये आप समझिए। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू द पल्मोनरी वेन। क्या बोला गया है कि देखो, हमने क्या बोला था कि ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है। तो जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स कर रहा होता है तो जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, वो लंग्स से चले आते हैं हार्ट के अंदर। अच्छा, मैं आपको पहले इसको डबल सर्कुलेशन को एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ, उसके बाद ही आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ में आएंगी, वरना आपको समझने में दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए मैं पहले आपको एक डायग्राम बना के इसे समझा दूँ। तो मेनली मैं आपको क्या समझाऊंगा, मैं आपको मेनली अभी डबल सर्कुलेशन को समझाऊंगा और बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपने कुर्सी की पेटी को बांध के रखिए, क्योंकि एक बहुत ही टफ़ टॉपिक माना जाता है और मैं आपको अभी इतने आराम से समझाऊंगा कि आप कहेंगे कि इस ऐसे टॉपिक को टफ़ टॉपिक कौन बोलता है। तो हम आज समझेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो थोड़ा मैं आपका टाइम लूँगा, थोड़ा मैं यहाँ पर स्लो चलूँगा, मगर आपने अगर इसे एक बार ध्यान से देख लिया तो आपको चीज़ें इतनी बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ लंग्स। ये हमारा है लंग्स। एक देखिए, मैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूँ। हाइपोथेटिकल चीज़ों से समझाना ज़्यादा आसान होगा। तो मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ लंग्स और यहाँ पर मैं इसे मान लेता हूँ बॉडी। तो मैंने इसे मान लिया बॉडी, इसे मान लिया मैंने लंग्स मान लिया, और इसे मैंने क्या मान लिया, तो इसे मैंने मान लिया बॉडी। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक हार्ट बनाता हूँ। हार्ट को बनाने के लिए मैं थोड़ा जगह लेता हूँ। वैसे बॉडी और लंग्स के कंपेरिजन में हार्ट इतना बड़ा तो नहीं होगा, फिर भी मैं थोड़ा बड़ा हार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए, आपको दिक्कतें ना हो चीज़ों को समझने में। तो मैं यहाँ पर एक हार्ट बना रहा हूँ जो कि थोड़ा मैंने एज़ कम्पेयर टू बॉडी और दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया।
तो हार्ट के जो पार्ट्स थे, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वल्व, यहाँ पर बाइकस्पिड वल्व, और ये क्या था, तो मैं अगर पार्ट्स को लिखूँ यहाँ पर तो आप समझेंगे ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वल्व, बाइकस्पिड वल्व, ये हमारा था अओर्टा। तो इसको मैं ऐसा बनाता हूँ, वैसे अओर्टा ऐसा था नहीं, फिर मैं अओर्टा को ऐसा ही बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही से समझ में आए। मैंने क्या बोला, हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूँ, तो हाइपोथेटिकल होने की वजह से अओर्टा ऐसा नहीं था, फिर भी मैं इसे ऐसा ही बना रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया क्या, अओर्टा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अओर्टा को कनेक्ट कर दे रहा हूँ बॉडी के साथ, अओर्टा को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, अओर्टा को कनेक्ट कर दे रहा हूँ बॉडी के साथ। जब मैंने इसको क्या कहा, अओर्टा कहा, और इसको मैं क्या कहूँगा, ये है हमारे आर्टरी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बनाऊँगा वेना कावा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। सुपीरियर था एक, इन्फीरियर था एक, तो मैं यहाँ पर इन्फीरियर वाले को नहीं बनाऊँगा, मैं आपको सिर्फ डबल सर्कुलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं वेना कैवा को कनेक्ट कर दूँगा बॉडी के साथ। वेना कैवा को मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बॉडी के साथ। तो ये रहा हमारा वेना कैवा, ये रहा हमारा बॉडी। ठीक है, चलिए चीज़ आपके लिए क्लियर हो रही है धीरे धीरे। आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, आपको डबल सर्कुलेशन ऐसा क्लियर करवाऊंगा कि फिर दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन बनाता हूँ मैं यहाँ पर, पल्मोनरी वेन। और मैं ब्लू कलर से यहाँ बनाता हूँ, यहाँ से ऐसे बनाता हूँ पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से बनाता हूँ मैं पल्मोनरी वेन। तो अब देखो आप, अच्छा मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा बनाता हूँ। अब देखो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस वाले का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। और इस वाले का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इस वाले के साथ मैं लंग्स के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ, लंग्स के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा पल्मोनरी वेन ही हो गया, पल्मोनरी वेन। और इसको कनेक्ट कर देता हूँ लंग्स के साथ, तो ये हमारा हो गया क्या, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हमारा हो गया पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमारा हो गया नॉर्मल वेन, ठीक है। चलिए समझाता हूँ आपको मैं। अब क्या होगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन आपने लिया लंग्स से, तो लंग्स से जब आपने ऑक्सीजन लिया तो लंग्स में ऑक्सीजन आकर के वो ब्लड में डिसॉल्व हुआ, और वो ब्लड जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसफ़र हुआ, और वो पल्मोनरी वेन से होते हुए चले आया कहाँ, लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से वो कहाँ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से। लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर वो बैक करके चला गया कहाँ, अओर्टा में। कहाँ चला गया, अओर्टा में। और अओर्टा से होते हुए वो चला गया बॉडी में। अओर्टा से होते हुए, आर्टरी से होते हुए वो चला गया बॉडी में। बॉडी में जा कर के उसने ऑक्सीजन को दे दिया, और वहाँ से उसने रिसीव कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, वहाँ से उसने रिसीव कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को उसने वेन से ट्रांसफ़र कर दिया। किसको ट्रांसफ़र कर दिया, वेन से, हार्ट को। और हार्ट में इस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड की एंट्री हुई, हार्ट में वेन से इस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड की एंट्री हुई कहाँ पर, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये चले गए राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ये बैक करके इस पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए चले गए लंग्स में। और लंग्स में जाकर के ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके पास था, इसने उसे बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ आया, सबसे पहले आया वो पल्मोनरी वेन में। वहाँ से वो आया हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से वो गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से वो गया अओर्टा में, और वहाँ से वो गया आर्टरी में, सिस्टमिक आर्टरी कहते हैं इसे, और वहाँ से वो गया बॉडी में। बॉडी में जाकर के उसने ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया, और उसने क्या उठा लिया बॉडी से,
तो बॉडी से उसने उठा लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड बॉडी से चला गया सिस्टमिक वेन, जिसको मैंने वेन कहा है, और वहाँ से वो कहाँ चला गया, राइट एट्रियम में। फिर वहाँ से वो चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो चला गया पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ चला गया वो, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, जैसे यहाँ पल्मोनरी वेन था तो यहाँ होगा पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से होते वो चला गया लंग्स में, और लंग्स में जाकर के उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट कर दिया और लोड कर लिया किसको, ऑक्सीजन को, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको हार्ट के साथ, बॉडी के साथ और लंग्स के साथ डबल सर्कुलेशन समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये डबल सर्कुलेशन समझ में आ चुका है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और आप अपने दोस्तों में से ज़रूर फैलाइएगा ताकि उनको भी डबल सर्कुलेशन समझ में आ जाए। चलिए अब मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ कि चीज़ें कैसे कैसे हुई। तो क्या बोला गया, व्हेन लेफ्ट एट्रियम, देखिए व्हेन लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स फ्लो इनटू इट। तो पहले ब्लड कहाँ आया, पहले ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। कैसे आया, पल्मोनरी वेन से। तो आप अगर वहाँ पर चलो जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था तो आप नोटिस करोगे कि पहले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की एंट्री हुई, कहाँ से हुई, तो पल्मोनरी वेन से हुई। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की एंट्री हुई, कहाँ से हुई, तो पल्मोनरी वेन से हुई। अब मैं आपको अगर पढ़ाऊंगा तो आप अगर रिलेट करते जाओगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की एंट्री हुई, कहाँ से हुई, तो पल्मोनरी वेन से हुई। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, जब पल्मोनरी वेन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सभी ब्लड चले गए लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड कर गया और ब्लड उसमें चले आए। देन द लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ और जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड थे वो पंप आउट कर गए, हार्ट के बाहर चले गए, कहाँ, अओर्टा में चले गए, और अओर्टा से वो सिस्टमिक आर्टरी से होते हुए बॉडी के सभी पार्ट्स में चले गए, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द राइट एट्रियम थ्रू द वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी से लोड हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे वो राइट एट्रियम में आकर के एंटर करे। और कहाँ से होकर के एंटर करा उन्होंने, तो उन्होंने एंटर करा वेना कावा से। और व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, फिर से राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वो चले गए राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में एक्सपेंशन हो गया, और फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो चले गए कहाँ पर, लंग्स में चले गए। कैसे गए, तो पल्मोनरी आर्टरी से गए। तो मैंने इस सर्कुलेशन को पहले आपको डायग्राम में समझाया, फिर मैंने चीज़ों को आपको पढ़ के भी समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक स्पेशल डबल सर्कुलेशन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। In the lungs, carbon dioxide remove and oxygen is absorbed and oxygenated blood again enter in the left atrium। और फिर से ये प्रोसेस हुआ लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया गया और ऑक्सीजन की वहाँ पर एंट्री हो गई। और दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, और ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होने लगा। सिंस ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन ए साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो चूँकि ब्लड 2 बार सर्कुलेट कर रहा है एक ही हार्ट में, तो इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डबल सर्कुलेशन क्लियर हो चुका होगा। लिम्फ को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डबल सर्कुलेशन को थोड़ी और अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर ब्लैक पेन को ब्लैक मार्कर को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ टेम्प्रेरी की फॉर्म में, और आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, जूम इन करके दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, जूम आउट कर दिखा रहा हूँ। तो पहले ये है हमारा लंग्स में ऑक्सीजन लोड हुआ, और लोड होकर के वो कहाँ से, ये कौन सा है, तो ये हमारा है पल्मोनरी वेन। याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन से वो एंटर करके हार्ट में, हार्ट के कहाँ एंटर करे, तो लेफ्ट एट्रियम में, फिर गए लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर आउटा से होते हुए सिस्टमिक वेन से होते हुए बॉडी के अलग अलग पार्ट में उनकी एंट्री हुई। ब्लड के अलग, बॉडी के अलग अलग पार्ट में एंट्री होने के बाद वहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन को दे दिया। ये देखो ऑक्सीजन को दे रहे हैं। ऑक्सीजन को देने के बाद वहाँ से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। ये देखिए, आप यहाँ पर देख पाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड फिर जा करके सिस्टमिक वेन से होते हुए लंग्स में चले आए। लंग्स में उनकी एंट्री कहाँ हुई, तो लंग्स में उनकी एंट्री हुई राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर हो गए राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फिर से चले गए लंग्स में। लंग्स में उन्होंने उसको
बाहर एक्सेल कर दिया। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन देखा जाता है। तो मैंने आपको डबल सर्कुलेशन भी समझा दिया है और मैंने आपको हार्ट के स्ट्रक्चर को भी समझा दिया है। चलिए एक दो क्वेश्चंस को देख लिया जाए, उसके बाद मैं आपको लिम्फ के बारे में भी समझा दूंगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या बोला गया है, अच्छा हार्ट साउंड के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। देखिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा कि जो हार्ट का जो साउंड होता है, तो एक बार ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होता है तब एक साउंड निकलता है। उस साउंड को व्हेन द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व इज क्लोज देन ए साउंड विल प्रोड्यूस, दैट साउंड इज लाइक लब। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा तो जो साउंड होगा वो होगा लब, और जब सेमी लूनार वाल्व क्लोज होंगे तो जो साउंड होगा वो होगा डब। तो हार्ट का जो साउंड होता है जिसे आप धक धक कह देते हो, एक्चुअली वो धक धक नहीं, वो लब डब होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा लब डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। उतने डिटेल में आपको जाना ही नहीं है, आपको सिंपली हार्ट बस आंसर मानना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही कम था, मैंने हायर लेवल तक आपको चीज़ों को समझा रखा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सी, दैट इज़ हार्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप हार्ट क्या बोला गया है। हार्ट के बारे में थोड़ी और चर्चा की जा रही है, थोड़ी डिटेल में हम बातें करेंगे। हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड फिश, इनके हार्ट में क्या सिमिलरिटीज़ होती है और क्या डिससिमिलरिटीज़ होती है, उनके बारे में बात किया जा रहा है। द हार्ट इन मैमल्स, द हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड द हार्ट इन फिशेस। तो मछलियों में जो हार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, मैमल्स में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में कैसे होते हैं और फिश में कैसे होते हैं। और मैं एनिमल किंगडम का बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, वहाँ पर भी हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फिश में बात करें तो 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, एक होता है एट्रियम और दूसरा होता है वेंट्रिकल। तो 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं और यहाँ पर जो सर्कुलेशन होता है वो सिंपली क्या होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड गया और यहाँ से अपलोड होकर के चला आया। तो लंग्स में डायरेक्ट जाकर एक्सचेंज होता है, यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को कहते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन नाम देते हैं। अच्छा एम्फीबियन के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेमी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, पूरा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। तो एम्फीबियन के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं और रेप्टाइल्स के हार्ट में 3 चैम्बर्स ही होते हैं, और मेमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, और यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं बातों को आगे बढ़ाऊँ तो क्या बोला गया है, द हार्ट इन मेमल एंड बर्ड हैव 4 चैम्बर। तो मेमल्स में बर्ड में 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और ये लोग सेपरेटेड होते हैं आपस में सेप्टम के द्वारा। दिस प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइडेड एफिशिएंट सप्लाई टू ऑक्सीजन। और ये मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग से कहीं ना कहीं ये लोग रोकते हैं। दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। और रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर के होते हैं, मैंने आपको बोल दिया है। एंड अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। एंड दे डू नॉट यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। और इनको अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकी जो बॉडी टेम्परेचर्स होती है वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग के साथ ही बदलते रहती है। अच्छा फिश में जिनके 2 चैम्बर हार्ट है उनमें सिर्फ 2 चैम्बर ही हार्ट पाया जाता है और कंप्लीट मिक्सिंग हो जाता है ब्लड के साथ, गिल्स ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंप्लीट मिक्सिंग हो जाता है। अगर मैं आपको ऊपर में लिम्फ के बारे में बातें करूं तो क्या बोला गया, देखिए लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड present in intercellular space. It is form of the plasma which escape from the capillary. तो लिम्फ क्या है, एक इंटरसेलुलर 2 सेल के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड है। इसमें मेनली प्लाज्मा होता है और ये कैपिलरी से स्केप कर सकते हैं, स्केप फ्रॉम द कैपिलरी। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी। और लिम्फ कहाँ बहता है, लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक कैपिलरी में बहता है और ज्वाइन करता है लार्ज वेसल्स को। लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फैट एक्सेस ड्रेनेज एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस एंड बैक इनटू द ब्लड। और ये क्या करता है, मेनली डाइजेस्टेड फैट, जो फैट्स होते हैं उनको ये लेके दौड़ने का काम करता है। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट्स विच कॉल जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। और लिम्फ में लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं।
चलिए काफ़ी बातें हो गई है, अब हम लोग किडनी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और हम लोग लगभग 4 चैप्टर को ख़त्म कर चुके होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो अगर मैं बातें करूँ एक्सक्रेशन के बारे में, तो एक्सक्रेशन का मतलब होता है कि जो भी बॉडी में काम का मटेरियल्स नहीं था, काम के सब्सटेंस नहीं थे, उनको बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रेशन करवाता है। यूरिन इज ए एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट, स्वेट इज ए एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट, बट द फिसेस मल इज़ नॉट ए एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट। तो जो फिसेस होते हैं वो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट नहीं होते क्योंकि उनकी एंट्री ब्लड में नहीं होती है। तो जो फिसेस होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और जो यूरिन होता है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इसको एग्जैक्टली बोलना इतना ज़्यादा सही नहीं होगा साइंटिफिकली, फिर भी यहाँ पर बोला है तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसे देख लेते हैं। एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी और रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सही बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास वेस्ट प्रोडक्ट या फिर एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए वो नॉर्मली सेल में डिफ्यूज़न के प्रोसेस से उनको रिमूव कर देते हैं, मगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इस काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाया जाता है। और हमारे बॉडी में जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो इस काम को परफॉर्म करेगा वो क्या है, तो वो हमारा क्या है, किडनी। वो हमारा क्या है, किडनी है। तो क्या बोला गया है, एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग, इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होगी, इसके लिए हमें किडनी की जरूरत पड़ेगी। द एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड ए नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। तो मैं इस पूरे को आपको डायग्राम से समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या बोला कि एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए आपको चाहिए ए पेयर ऑफ किडनी। तो मान लीजिए ये आपके एक पेयर ऑफ किडनी है, तो ये भी आपका एक हो गया क्या, पेयर ऑफ किडनी, माने 2 किडनी आपके पास। किडनी से निकलने वाला ये जो आपको एक मोटा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं रफली बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा किडनी। इसको हम कहेंगे यूरेटर। जो किडनी से यूरिन को लेके आएगा, कहाँ तक लेके आएगा, यूरिनरी ब्लैडर तक, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आएगा। कहाँ तक लेके आएगा, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आएगा। और यहाँ पर एक टिप में एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो इन सभी बातों को ऊपर में मेंशन किया गया है, मैंने आपको उनको बता दिया है। और ब्लड की जो एंट्री होती है वो कहीं ना कहीं रीनल वेन और रीनल आर्टरी से होती है। ब्लड की जो एंट्री होगी किडनी में वो रीनल वेन और रीनल आर्टरी से होगी। तो जो रेड वाला है उसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी और जो ब्लू वाला है इसे कहते हैं रीनल वेन। ब्लड की एंट्री होगी रीनल आर्टरी से और एग्जिट होगा रीनल वेन से। चलिए ऊपर मैं आपको समझाता हूँ, कहाँ गया, ये रहा कि ए 1 पेयर ऑफ किडनी है हमारे पास, मतलब 2 किडनी है, मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी कि 2 किडनी होते हैं। ए पेयर ऑफ यूरेटर मतलब 2 यूरेटर है, मैंने आपको वो बता दिया। 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा, मैंने आपको वो भी दिखा दिया। हर एक किडनी के पास लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब किडनी के अंदर छोटे छोटे सेल होंगे, उनको बोला जाएगा नेफ्रॉन। और उस सेल को अगर आप बड़ा करके देखो तो वो कुछ दिखने में ऐसा होता है। तो अगर आप उन सेल को बड़ा करके इनलार्ज करके देखो तो वो कुछ दिखने में ऐसा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नेफ्रॉन। मैं आपको इसे भी डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो ये रहा हमारा किडनी, ये यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। और यूरिनरी ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर रहता है जब तक कि आप इसे बॉडी से बाहर ना निकाल दो। तो अगर आप यहाँ पर इस सेल को ध्यान से देखो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिया गया है बहुत ही डिटेल में, आप उसे ध्यान से समझो। नेफ्रॉन में जिस आर्टरी से ब्लड की एंट्री होती है, वहाँ देखिए यहाँ से ब्लड की एंट्री हो रही है, इसको बोलते हैं हम लोग एट्रियोल फ्रॉम रीनल आर्टरी, ठीक है। यहाँ से ये जाता है, यहाँ पर एक फिल्टरिंग यूनिट लगा होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये इस पूरे को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इसके कवरिंग को कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ से ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और इस पार्ट को जो सामने में है, फ्रंट में है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड, यहाँ मिस कर दिया गया है, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जाता है इस वाले पार्ट में, इसको कहते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनली। इसे क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली। इसके बाद थर्ड पार्ट जिसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, तो ये हो गया DCT। और लास्ट में आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, नेफ्रॉन के होते हैं बोमेन कैप्सूल,
ग्लोमेरुलस, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और साथ ही साथ लूप ऑफ हेनली भी यहाँ पर देखा जाता है। तो ये हो गए नेफ्रॉन के पार्ट्स जो कि यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ईच नेफ्रॉन हैज़ ए कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है बोमन कैप्सूल कंटेनिंग बंडल ऑफ कैपिलरी जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। तो इस कप को मैंने क्या बोला, इस कप को मैंने बोला बोमन कैप्सूल, और अंदर जो कैपिलरी का नेटवर्क है उसको ग्लोमेरुलस। द बोमेन्स कैप्सूल लीड इनटू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जॉइन द कलेक्टिंग डक्ट, और बोमन कैप्सूल से ही जा करके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है और जा करके वो कलेक्टिंग डक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। द रीनल आर्टरी ब्रिंग द नाइट्रोजन वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एलोंग विथ एक्सेस ऑफ वाटर। तो रीनल आर्टरी है, उन्होंने वेस्ट के फॉर्म में अलग अलग सब्सटेंस को लेके आया, यूरिया को लाए, अमोनिया को लाए, यूरिक एसिड को लाए, और साथ में कुछ एक्सेस ऑफ वाटर को भी लाए ताकि फिल्ट्रेशन सही से हो पाए, और ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई और यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। इट फिल्टर द नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है कौन, नेफ्रॉन। वाटर और सॉल्ट को कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक यूरिन में भेजेगा और कुछ हद तक ये उससे कहाँ रख देगा, ब्लड में ही रख देगा, और अल्टीमेटली ये कलेक्टिंग डक्ट से इसे बॉडी के बाहर निकालने की काम को कंप्लीट कर देता है। द यूजफुल प्रोडक्ट लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट रीएब्जॉर्ब बाय कैपिलरी, और जो काम का प्रोडक्ट है उसको वो दोबारा से बॉडी को भेज देता है, और इस दोबारे से बॉडी को ट्रांसफ़र करने को हम लोग रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक्सक्रेशन जो है वो प्लांट में भी होता है, मैंने आपको ये प्लांट पार्ट में मैं पढ़ाऊँगा, अभी इसको हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस है जिनको डिस्कस करा जाए तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एनडीए 2017 में पूछा गया था। किडनी सिक्रेट एन एंजाइम विच चेंज द प्लाज्मा प्रोटीन एंजिनोटेंसिन इनटू एंजिनोटेंसिन, द एंजाइम इज। तो किडनी एक रेनिन नाम का एंजाइम सिक्रेट करता है जो एंजिनोटेंसिनोजेन को एंजिनोटेंसिन में चेंज करता है। ये रास मैकेनिज्म में पढ़ाया जाता है जो कि आपके सिलेबस के थोड़ा बियॉन्ड है, बस आपको इतना याद रखना है कि किडनी रेनिन सिक्रेट करते हैं। चलिए आगे चला जाए, और सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने आपको जो मैंने आपसे वादा करा था मैं उन सभी को कंप्लीट कर रहा हूँ। फिजिक्स को मैंने कंप्लीट कर दिया है, केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है, अब बायोलॉजी में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, और 20 सितंबर से पहले मैं आपके पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करवाया जाएगा चीज़ों को, और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को मैंने ख़त्म करवाया, एक्सक्रेटरी सिस्टम को भी मैंने ख़त्म करवाया। अब 2 वीडियोज़ को मैं लूँगा, एक वीडियोज़ में मैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को करवाऊँगा, और एक वीडियो में मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करवाऊँगा। तो आप इन सभी वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखना ना भूलें, हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.